हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और एक बार फिर से सभी लोग हाजिर हो जाएंगे। होमगार्ड के एग्जाम ने बीच में जीत सीरीज के डिस्टर्ब किया, लेकिन कल जीत सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने उसमें करीब 30-32 टॉपिक्स को फिक्स किया था, वो सब आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। बाद के 2-3 चैप्टर्स में मैं उतना कंफर्टेबल अपने आप को नहीं समझता जितने बेहतर तरीके से राम सर उनको समझा सकते थे, और मुझे लगता है कि आपके वो चैप्टर्स भी अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई हमने जीत सीरीज की है, आज उसका टेस्ट है। क्या जीत सीरीज पढ़ी है, उसका आज टेस्ट है। आज अब तक चाहे मॉक में कुछ भी स्कोर आता हो, चाहे कहीं और टेस्ट देते हो कुछ और स्कोर आता हो, लेकिन आज से ये कोशिश करनी है, आज से हमें एक ही प्रण लेना है कि हम 37 में से 37 कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कौन से प्रश्न हैं जो हमसे गलत हो रहे हैं, अगर गलत हो रहे हैं तो वो क्या सोच करके गलत हो रहे हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको किस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो उन सारी चीजों को मैं बताता हुआ चलूंगा। मित्र, 37 में से 37 यही एकमात्र लक्ष्य लेकर के हमें चलना है, और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने जीत सीरीज को भी शुरू किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस टेस्ट की, क्योंकि यूपी पुलिस अगले 10 दिन आप सबको यह विश्वास हो जाए कि जो अब तक पढ़ा है क्या वो हमारी मुट्ठी में है या नहीं है। जागरण ये जगाने वाली सीरीज है आपको कि आप हिंदी में क्या हैं। मैं आपको जगाकर मानूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। और भाई मैं आप सब लोगों का 37 में से 37 कराकर ही मानूंगा, यह मेरा प्रण है ना। आप कहो कि सर पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, छोड़ दो ना अभी उस सब टेंशन को। आप कहते हो जैसा होमगार्ड का आया, कहीं ऐसा तो नहीं आ जाएगा लेवल। अरे भाई वो जीके है, जीके कब आसान आई है मुझे बताओ तो सही। यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, और इस बार का भी उठा के देखो यूपीएसआई। उसमें जीएस ने तो परेशान किया था, हिंदी ने कहां परेशान किया है। आप कहो सर होमगार्ड में परेशान किया, होमगार्ड में हिंदी थी कहां। तो इसलिए क्यों घबराना है। होमगार्ड का पेपर उससे घबरा रहे हो जिसमें हिंदी थी ही नहीं, जिसमें मैथ था ही नहीं, जिसमें रीजनिंग थी ही नहीं। जीएस से घबराना है तो जीएस को और थोड़ा सा, अभी भी बहुत क्वेश्चंस टीचर्स ने मिलाए हैं, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा अगर टीचर के पढ़ाए हुए कराओगे तो। लेकिन अब आप उसको भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर हार्ड वाली गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो फिर वो तो दिक्कत तो आएगी। फिर अगर आप नहीं पढ़ोगे सारी क्लासेस को तो फिर समस्या आती हैं, तो फिर वही वो वाले बच्चे हैं। तो अभी हम बात करते हैं मेरे भाई जागरण सीरीज की। तो जागरण सीरीज की शुरुआत आज दीपक भाटी सर ने कर दी है सुबह 9 बजे। ये एक वन शॉट आपके उस चैप्टर को क्लियर कर देगा, और हिंदी की क्लास ये दूसरे नंबर पे हो रही है। इसके बाद यूपी जी के 3 बजे होगी, रीजनिंग 4 बजे, और जीके जीएस में 1000 क्वेश्चन है और इसमें 500 अगले 10 दिन में। इन दोनों चीजों को जरूर करना। सोनवीर सर ने 80 प्रश्न मिलाए हैं। कितने? 80 प्रश्न। स्टैटिक जीके से आए भी ज्यादा थोड़ा सा, और जो अदर टॉपिक होते हैं जो जीके में नहीं है वैसे स्पेशल टॉपिक से, उन दोनों का मिला दें तो सोनवीर सर ने 80 प्रश्न, होमगार्ड के 600 प्रश्न में से 80 प्रश्न इनकी क्लास से हैं। आप कहो सर वो फाइल दिखा दो हमें जहां 80 प्रश्न होमगार्ड में आए हैं। 80 प्रश्न की पूरी फाइल आज ही टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आप कहते हो रोजगार विद अंकित टेलीग्राम पे आज ही सेंड करूंगा, और 80 के 80 प्रश्न दिखाऊंगा कि होमगार्ड पे इनकी क्लास से हैं। आप कहो सर ऐसा हो सकता है, संभव है, इसलिए कह रहा हूं जीके जीएस की क्लास छोड़ मत देना बच्चों, ठीक है। ये संभव करके दिखाया है उन्होंने। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। बहुत सारी बातें हो गई, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टारगेट सबको दे रहा हूं कि आज सबका 35 से नीचे किसी का नहीं। 35 से नीचे किया तो आप समझना कि आपने कुछ कमी की है सीखने में। 35 से नीचे नहीं चाहिए। अगर आपका आ रहा होगा तो आप खुद का आज सर पकड़ोगे कि हां मेरी गलती से ये छूटा था। अगर आपने जीत सीरीज को किया है तो ये 35 से नीचे आज नहीं जाएगा। आप क्यों क्या जीत सीरीज के क्वेश्चंस लाए हो? नहीं, इंडिपेंडेंटली तैयार करवाया है मैंने, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप 35 से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना मुझे भरोसा है क्योंकि जो सिखाया है वहीं से आएगा।
अब बात करते हैं पहले प्रश्न की, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा होगा। तो संयुक्त व्यंजन मित्र, संयुक्त व्यंजन आप सुनिए, आपको मालूम होगा कि 4 मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, वो आपको याद है क्या? छत्र, ग और श्रय। तो भाई ये 4 ही संयुक्त व्यंजन है, और इनमें से यहां कौन सा आया है? इनमें से यहां ये आया है। सभी लोगों का उत्तर सही होगा, मात्र 79%। बच्चों इतनी तो कम उम्मीद मैंने आपसे नहीं की है। इतने कम बच्चों का उत्तर सही आएगा 12,000 वोटों के साथ, तो मैं कैसे मानूंगा कि आप सीख पाए हो। तो आपको तो यह भी सिखाया गया है कि भैया ये किस किस से बने हैं, संयुक्त है तो 2 से मिलकर बने हैं। तो क और श, ठीक है, पहला वर्ण, और ये तय और रे। तय पहला वर्ण आधा है इसलिए हलंत है, सब में पहले वर्ण में हलंत मिलेगा। जय प्लस इया, ये जय बोला जाता है। आगे बच्चा श्रेय, तो ये श्रेय आप सबको मालूम होना चाहिए, ये वाली से होती है, और वो भी आधी हलंत के साथ प्लस रे। तो ये आप चारों संयुक्त व्यंजन को हमेशा याद रखना, कौन किससे बना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने क्या है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आज 37 में से 35 स्कोर में करवा के जाऊंगा, ये मानो या ना मानो, ठीक है। तो भाई हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति बताओ। यह तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया था। संस्कृत से हुई है, पाली से हुई है, फारसी से हुई है, अरबी से हुई है। तो आप सबको यह पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द आया ही कहां से है। आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, ये सिंधु को से को है बोलता है। कहां का आदमी बताओ? ईरान का आदमी। से को है, सिंधु को हिंदू कहने लगे, और हिंदू से हिंदी बनी, वहीं से हिंदू से हिंदवी बनी, और हिंदवी को सबसे पहले हिंदी अमीर खुसरो ने बोला, वही हमारे कवि हैं सबसे पहले हिंदी के। तो भाई हम कह सकते हैं फारसी। फारसी, और फारसी इसलिए क्योंकि इसी को तो ईरानी कहते हैं। ईरानी और फारस, फारस से कोई आया तो मतलब ईरान से कोई आया। तो क्या यार, मात्र 48% बच्चों ने सही दिया 16,000 वोटों के साथ, आप कर गए। और सॉरी कितने ने? 30%। सी उत्तर तो केवल 30% ने दिया है। ओ माय गॉड, क्या होगा आपका? अब आप बताओ कैसे करोगे आप? अब जो 35 करने की सोच रहा था ना, अब 36 का रह गया उसके लिए पेपर। अब 36 में से 35 करने, अब आपकी मर्जी। ये आप वो एक हिंदी का चैप्टर पढ़ाया था, अन्य भारतीय भाषा, उसमें आता है क्वेश्चन। आप कहते हो ये क्वेश्चन कौन से भाषा में, कौन से चैप्टर्स में मिलते हैं? हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, उस चैप्टर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यह भी क्लियर होना जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है तो कहां क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उस सेट को देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर किया है ऐसा। तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय है, सचिवालय है, समिति है, आयोग है। बताओ इनमें स्त्रीलिंग शब्द। मंत्रालय, मेरा मंत्रालय, मेरी मंत्रालय कोई नहीं बोलेगा, मेरा या मेरी लगा के देख लो उस पे आगे। सचिवालय, मेरा सचिवालय, मेरी सचिवालय कोई नहीं बोलता। समिति, मेरी समिति, बिल्कुल मेरा या मेरी लगा के चेक कर लेते हैं, मेरी समिति, तो ये स्त्रीलिंग लग रहा है। मेरा समिति कोई नहीं बोलता। मेरा आयोग है, मेरी आयोग, मेरा आयोग, तो मेरा बोल रहा है तो पुल्लिंग है, और मेरी बोल रहा है तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि मेरी तो हम स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे। तो इसलिए भाई सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और ऐसे चेक करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कैसे चेक करते हैं? मेरा मेरी लगा के, है ना। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताओ। संधि इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न उम्मीद रहती है आपके, जो पहला वर्णमाला चैप्टर और संधि है, इनसे 2 प्रश्न आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो अन्वय की मैं बात करता हूं, तो पहले तो ये बताओ कौन सी संधि है इसमें। अगर वे और ये के साथ आधा अक्षर मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा बच्चों, तो कौन सी संधि होगी बताओ? आप कहोगे सर यण संधि होगी, यण संधि। और ये और वे के साथ पूरा अक्षर मिल जाए, भवन, नयन, तो वहां ये और वे के साथ पूरा अक्षर है तो अयादि संधि है। तो ये है आपका वे के साथ आधा अक्षर, तो इसको कहेंगे ये यण संधि है। तो पहले तो संधि पहचानो। फिर मैंने आपको बताया था अगर वे के साथ आधा अक्षर है, वे के साथ आधा अक्षर है, तो इस आधे को पूरा कर दो और ऊ लगा दो इस पे। और अगर ये के साथ आधा अक्षर है तो इस न पे ई लग जाती फिर, और पूरा हो जाता है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं। तो ई तो लगेगी नहीं क्योंकि यह होता तो ई लगती, अब ऊ लगेगा छोटा, तो अनु,
अनु बन गया पहला, अनु, और ये और वे फिर हट जाते हैं संधि विच्छेद के टाइम, और वे में क्या रह गया, वे दो शब्द दो से मिलकर बनता है एक वे हलंत प्लस ए, तो वे इसकी तो ध्वनि दे रहा है वे और ए की, तो ए बाद में बचता है, तो ए ये, तो अनु प्लस ए ये, अनु प्लस ए ये कहां है, ये रहा बी ऑप्शन। कितने लोगों ने लगाया, मात्र 66%। गाल किधर है तुम्हारा, गाल दिखा ना जरा, दिखाओ इधर, ऐसे करो ऐसे, और एक मारो उस पर जमा के। क्या कर रहे हो यार, ये आसान में है, कभी न्यू मानते हो कि मुश्किल है क्वेश्चन, ये आसान प्रश्नों में से एक है। अपने गाल पे आज मारने की प्रैक्टिस करो बच्चों, फिर खुद पता लगेगा, और हर बार किया करो ऐसा। न्यू पकड़ते हो ना सर, क्यों पकड़ते हो ऐसे, न्यू मारे करो, सर नहीं पकड़ना। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। मुझे 35 चाहिए, अब यह गलती आपकी है अगर नहीं कर पाते हो तो। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को बताओ, तो यह एक परिभाषा है किसी चीज की, इनमें से किसकी परिभाषा है मुझे बता दो। क्या आप विशेषण की परिभाषा जानते हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या आप वचन की जानते हो, वचन की तो जानते हैं, पर यह नहीं है वचन की परिभाषा, है ना। तो स्पष्ट रूप से कारक की परिभाषा है, कारक की परिभाषा है। कैसे सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध कैसे दिखाता है क्रिया से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है, पत्ते गिरते हैं। तो देखो ये से ने दिखाया, यही तो कारक है यहां पर, कारक की विभक्ति यही तो है। तो इस कारक की विभक्ति ने यह दिखा दिया इन दोनों का संबंध गिरने से, यानी क्रिया से ये दोनों संज्ञा का संबंध दिखा दिया। क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम के बीच अगर संबंध कोई दिखाएगा तो वो कहलाएगा कारक। यही उत्तर है। तो ए ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। 61% का उत्तर सही आया है। युगांडा वाले ज्यादा हो रहे हो आप, इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं तो मानता था 5-6% होते हैं बस। कैसे करोगे आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य। भाई जब सेट मिक्स आता है ना, जब मैं एक चैप्टर का करवा रहा था तब तो आप सही सही उत्तर लगा रहे थे, बहुत बढ़िया आपका चल रहा है, क्योंकि आप उसको पढ़ के आ रहे थे, तुरंत इसको यहां करके उस चैप्टर को उगल दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, मिक्स है, तो बच्चों का दिमाग जो मिक्स में हिलता है, क्योंकि अब उसको पूरी हिंदी पे दिमाग दौड़ाना है, और मैं वही आपकी थोड़ा सा डेवलप करना चाह रहा हूं। और प्लीज थोड़ा सा साथ दीजिए, आप बिल्कुल सही सीख जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब आप सोचो सर्वनाम क्या होते हैं, तो सर्वनाम ये है वह है, ये सब सर्वनाम है। लेकिन अनिश्चयवाचक क्या है, निश्चय क्या होता है, यह है और वह है अगर कहेगा ये निश्चय होता है। लेकिन अगर अनिश्चय हो, कुछ निश्चित ही ना हो, यह मेरी पुस्तक ही तो निश्चय है, वह कुछ खा रहा, यह भी निश्चय है। चलो कौन जा रहा, यह प्रश्नवाचक है। जो अब सुनो, यहां वह तो चलो निश्चित था, लेकिन कुछ वर्ड नहीं पकड़ा आपने, कुछ वर्ड नहीं पकड़ा, कुछ कोई, ये जो कुछ आता है, ये जो कोई वर्ड आता है, ये जो शब्द होंगे ये अनिश्चय में, क्योंकि कुछ खा रहा है तो कुछ निश्चित नहीं खा रहा। क्या खा रहा है, इसकी जगह कुछ, भैया वो टॉफी भी खा रहा हो सकता है, रोटी भी खा रहा हो सकता है, चावल भी खा रहा हो सकता है, तो ये अनिश्चित है। और कोई गेट पर खड़ा है तो ये भी अनिश्चय, पता नहीं कौन खड़ा है। तो इससे समझ जाएंगे। और ये क्या है, ये संबंधवाचक होता है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये निश्चयवाचक हो गया। चलो ये अनिश्चयवाचक में लगाएंगे बी ऑप्शन। कितने लोगों ने लगाया, 72%, बहुत बढ़िया। मौसम आज कुछ सुहाना सा है, बताओ फटाफट, मौसम आज कुछ सुहाना सा है। तो सुहाना, सवाल पढ़ते नहीं हो, उत्तर लगाने लग जाते हो, पहले सवाल तो पूरा पढ़ लो, ये गलती करते हो ना। मौसम आज कुछ सुहाना सा है, अब पढ़ने लगे इसको। अरे बालको, यही किया होगा, मुझे पता बहुतों ने किया होगा, पर ये आगे भी पढ़ ले करो। वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिवाचक शब्द है, तो ये सुहाना शब्द को पूछ रहा है, बस सुहाना शब्द को पूछ रहा है। तो सुहाना क्या है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है।
ना ये संज्ञा है, ना ये क्रिया विशेषण है, ना ये विशेष्य है, ये है विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताएं वो विशेष्य है। मौसम की विशेषता बता रहा है, सुहाना है। मौसम संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला मौसम हो गया, सुहाना हो गया शब्द, ये मौसम की विशेषता। तो मौसम संज्ञा हो गया, और इस संज्ञा को ही विशेष्य भी बोलते हैं, क्योंकि जिसकी भी विशेषता बताई जाए तो वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उसको विशेष्य भी बोला जाएगा। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो प्रविशेषण होता है। तो हम यहां क्या कहेंगे, उत्तर क्या कहेंगे, विशेषण है सर, क्योंकि इसने ना इस संज्ञा की विशेषता बताई है। सुहाना क्या है, मौसम। मौसम क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा की क्या हुई, विशेषता, इसलिए विशेषण है। उत्तर। नेक्स्ट, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी, तो नयन कैसे, नयनी कैसी है वो, नयन नेत्रों वाली कैसी है वो, मृग के जैसे नेत्र हैं। क्या ये मृग की विशेषता, नहीं, ये नैनो वालों की विशेषता, नैनो वाली की, कि नैन कैसे, मृग नैनी। तो मृग नैनी, तो उसको हम कर्मधारय से उत्तर लगाएंगे। मृग नैनी कर्मधारय, मृग नैनी कर्मधारय। आप ये किसी ईश्वर की तरफ या देवी की तरफ इशारा हो सकता है, तो अगर ये देवी होती होगी कोई, तो फिर यहां बहुब्री होना चाहिए था, तो थर्ड पार्टी तब एंटर होती इसमें। बाकी अब जरूरत नहीं है, कर्मधारय से काम चल जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताओ। हिरण्यकश्यप, ये बेस्ट मैंने आपको 160 वर्तनी लिखवाई हैं, उनमें से एक है। क्या आप बता पाओगे, क्या आपको याद है। हिरण्यकश्यप याद करवाई थी, कितने लोगों को याद है, जल्दी से बता दो। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, बिल्कुल नाम बिल्कुल हिरण्यकश्यप बोला जाता है, लेकिन हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। 62% का तो सही है, बाकी 33% तो इसको उत्तर दे रहे हैं, हिरण्यकश्यप। यानी तुम सीधे प्रैक्टिस सेट पे कूदे हो, तुमने कभी वर्तनी की क्लास देखी ही नहीं है। मैंने बोला कि मैंने आपको सिर्फ बेस्ट 160 लिखवाए हैं, उनको पढ़ लेना, उनमें सब कुछ आ जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले 10 सेट में, तो चाहे उसमें आए या ना आए, मैं बचा के लाऊं, लेकिन वहां पेपर में इनमें से ही आएगा, या फिर बहुत आसान शब्द आएगा जिसे आप कर लोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो बताओ कौन सा शब्द तत्सम है। अगर आपने ये पहचान दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप कुछ सीखे हो। आप तत्सम तद्भाव में अपने आप को ज्ञाता मानते हो तो भी फंसोगे यहां, और फंसते हो। आज ईमानदारी से बताना कितना स्कोर आपका था, ईमानदारी से, और फिर खुद से पूछना कि मैं किन किन को सही कर सकता था। खुद से ये पूछना, फिर आपको लगेगा कि हां मैं थोड़ी सी मिस्टेक यहां कर रहा हूं। अगर आपको लगे, मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मेरा हिंदी में बेस्ट स्कोर हो, आपको लगे कि ये चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो गया, 2 चैप्टर से गलत हुए, इन 3 चैप्टर से जिनको मैं सही भी मानता हूं अपने, उन 3 चैप्टर्स को फिर से जीत सीरीज में जाना, फिर से फेर लेना, मैं गारंटी देता हूं आपका फिर वो कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि अब हम जब एक गैप के बाद उस चैप्टर का अगर रिवीजन करते हैं ना, वो हमें शिखर पर लेके जाता है। फिर से रिवीजन कर लेना, बस मेरी इतनी मान लेना, फिर आप देखना अगले सेट में कमाल ना कर दो। तो निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है, कितने लोगों ने लगाया। हां, ये है खेत, ये है उद्गम, ये है दर्शन, ये है कोट। देखो दर्शन का ये तो तत्सम है, ये तत्सम ये है। कोट ये विदेशज शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी से आया कोट। आप खुद नहीं समझ में आ रहा आपको, कोट हिंदी का शब्द है ही नहीं, तो इसको हम क्यों मानेंगे तत्सम है। आपने बताई जी ऊपर ये वाली रहे हो तो तत्सम हो, मैंने बताई हां, पर भैया ये थोड़ी बता दी विदेशी में भी हो, तो पहले तो यूं देख लेना विदेशी तो नहीं है, ये देसी शब्दों की तो बात करी है मैंने। जो अपने शब्द है उनमें ऐसे पहचान सकते हो आप, लेकिन इनमें थोड़ी कर दोगे आप, विदेशी में भी सब जगह थोड़ी कर दोगे। खेत का क्षेत्र होता है, याद नहीं है क्या आपको बताया था, क्षेत्र का खेत होता है, खीर का क्षीर होता है, याद है, आ रहा कुछ याद। उद्गम हो गया, उद्गम हो गया, उद्गम, बिल्कुल उद्गम, बहुत सही। नेक्स्ट, तिमिर का सही विलोम, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसे भी, क्योंकि तिमिर का बता दो बच्चों। ये मैंने एक बात याद करवाई थी आपको, अगर याद हो तो,
कि भाई अगर तत्सम शब्द आए तो तत्सम ही विलोम लगाना है, अगर तद्भव में विलोम आए तो तद्भव में ही विलोम लगाना है। तो ये तिमिर मुझे पता अंधेरा होता है, आपको भी पता है, लेकिन प्रकाश के भी यहां दो दो हैं और ज्योति भी प्रकाश ही होती है। अब आप बताओ, अरे भाई तिमिर अंधकार होता है, मान लिया, लेकिन अगर वर्ड लिखा हो अंधकार, सुनना, अगर वर्ड लिखा हो अंधकार तो हो जाएगा ये, तो हो जाएगा इसका उल्टा प्रकाश, समझना बात को। लेकिन वर्ड लिखा हो तिमिर तो प्रकाश नहीं हो सकता, फिर आलोक होगा। कितने लोगों ने सही किया? मात्र 34% बालको। इसलिए आप खो जाते हो, सिलेक्शन नहीं होता। यही कारण है क्योंकि आप टाइम पर चीजों को नहीं सुनते और उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ता। मात्र 34% बालको, ऐसे चलेगा काम? मैं तो ये मान रहा बालक न्यू ना खेल लगे कि ये तो घना आसान सेट लिया है। बच्चों पता लग रही होगी तुम्हें, नानी याद आ जाएगी। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो के लिए एक शब्द बताओ, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। बच्चों याद करो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाए थे। ये ऊ जो लगता है, ये भी ऊ लगाना इसमें भी। जिज्ञासु ये इच्छुक के लिए होता है, इच्छा रखने वाले के लिए होता है, और जो इच्छा होती है तो आ लगता है बाद में। मुमुक्षा होती तो इच्छा हो जाती, मोक्ष की इच्छा। तो यहां मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मुमूर्षु मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा मुमूर्षा, इच्छा रखने वाला, रखने वाला। अब आप लगाओगे मुमूर्षु। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला। बाल को कैसे करोगे आप? ए उत्तर कितने लोगों ने लगाया? चलो थोड़ी इज्जत बचा ली, 83% का सही है, 17%। चलो इज्जत है, इज्जत है। नेक्स्ट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये सबको पता होना चाहिए। आप कहो सर आपने मुहावरों में नहीं करवाया। मैंने तो नहीं करवाया, मैं कहता हूं ना, मैंने मुहावरों की लिस्ट दी, लेकिन मैंने मुहावरे बनाने सिखाए आपको कि मुहावरे कैसे बनाए जाते हैं, इस उत्तर को कैसे लगाया जाता है। ऑप्शन पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, उत्तर एकदम सही निकलेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कब बोलते हैं हम इस बात को? सोच के देखो कि हम कब बोलते हैं अपने लोकल में इस बात को। भाई इसे जड़ा ही काट देना बिल्कुल। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, राड ही खत्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे? राड ही खत्म। तो भाई बांसुरी न बजाना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होंगे ना। बांसुरी से शोर मचता है, ऐसे भी बिल्कुल नहीं होंगे। काम न करना, इससे कोई मतलब नहीं है। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो हम तब ये लगाते हैं। आया ना बच्चों मजा? बहुत बढ़िया। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, बताओ वर्णों का मेल क्या कहलाता है? दो समीपस्थ वर्णों का मेल किसकी परिभाषा है? याद करो, दो समीपस्थ वर्णों का, दो शब्दों का मेल समास, दो वर्णों का मेल संधि। उत्तर संधि। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? उन्मीलन शब्दों का विलोम, उन्मीलन, दो विलोम दिए मैंने आज जानबूझ के, क्योंकि विलोम में घबराते हो आप। और उन्मीलन विलोम आपको पढ़ाया हुआ, विलोम की एक लिस्ट दी है मैंने आपको, बेस्ट 200 वर्ड की। क्या आप पढ़ पाओगे उसको? अगर पढ़ पाओगे तो ये कर पाओगे। उन्मीलन, इसलिए चेक भी तो करना है मुझे, मैंने पढ़ाया है, मेहनत करी है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ याद भी है नहीं है? अब बताओ, बिखर गए? ऐसे बिखर गए तुम्हारे उत्तर। 20,000 वोट आई है, 20,000, और 40,500 बच्चा देख रहा। 38% का सही है, बाकी सब ये लो। ए उत्तर उन्मीलन। उन्मीलन होता क्या? उन्मूलन तो एक होता है बच्चों, उन्मूलन याद रखना। आप उन्मूलन ढूंढ रहे होगे इसमें, उन्मूलन इसका तो होता है रोपण, ये तो होता है रोपण। उन्मूलन जड़ से उखाड़ देना, रोपण रोप, जैसे वृक्षारोपण लगा देना दोबारा, है ना, वृक्ष लगा देना दोबारा। रोपण
ये होता है। एक होता है उन्मीलन, ये अलग है। उन्मीलन क्या होता है? जैसे कोई फूल है वो खिलता है, वो उन्मीलन है। जैसे शाम हुई फिर फूल बुझता है, उसको निमीलन कहते हैं, उसको निमीलन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने परसेंट? मात्र 38%। वाह रे वाह, वाह रे वाह। नेक्स्ट याद कर लेना, पर इनको इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रैक्टिस सेट में शामिल किया, वरना नहीं करता। शुद्ध वाक्य को छांटे। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है, शुद्ध शुद्ध। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। दोस्त वैसे पुराने नहीं होते, दोस्त अगर आज भी है तो नया ही है यार दोस्त। अब आप इन दोनों, अब मेरे दोस्त के पुराने पुराने पिताजी, ये तो देखते ही काट दो ना बच्चों। मेरा दोस्त देखने में गलत लग रहा है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। क्या बात है, क्या बात है। इन दो में बच्चा कंफ्यूज होएगा, इन दो में। पुराने दोस्त के पिताजी भी हो सकता है जी, दोस्त के पिताजी भी हो सकता है, लेकिन यहां दिमाग लगाओ, पुराना दोस्त तो दोस्त ही है ना भाई अभी भी, इसलिए है ना। दोस्त कभी पुराना नहीं होता, सब नया है। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब मुझे पता है ये बहुत बच्चा गलत करेगा, पर मेरे ध्यान से सुनना, मेरा लॉजिक। मैं आपको यह सिखाने आया हूं कि गलत होने से कैसे बचाओगे खुद को। कि भाल, अब आप देखना, भाल मैं नहीं जानता भाल क्या है, नहीं जानते ना आप भी, लेकिन पूछा क्या है? भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ललाट, मस्तक, गेंद। मुझे पता 100% बहुत सारा बच्चा इसको छोड़ के आएगा, लेकिन फिर भी सही कर दोगे आप। क्यों सही कर दोगे? क्योंकि आप देखो, जैसे मस्तक, कपाल हम एक चीज को मानते हैं, ललाट भी वही चीज है। तो मुझे अब तक भाल का चलो मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे ऑप्शन से पता कि यार ये दो चीजें एक सी हैं, तो यानी तीसरी भी इनके जैसी होगी। ये तीन चीजें एक सी होंगी, तो ये तीन चीजें एक सी, तो भाल भी यही होगी। तो ये इसका अर्थ ऐसा है जो इनसे मैच नहीं करता, तो यानी भाल मस्तक को ही बोलते हैं। तो गेंद इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। समझ में आई? लॉजिक समझ में आया कि भाई मुझे भाल का अर्थ नहीं पता, ऐसा पर्यायवाची आ सकता है, लेकिन कह रहा भाल का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब तीन विकल्प भाल से मैच करेंगे। तो तीन विकल्प कौन से एक जैसे हैं, जिनका अर्थ एक जैसा है? तो हमने देखा मस्तक, कपाल, ये मस्तक को ही कहते हैं, ललाट भी मस्तक को कहते हैं, तो फिर भाल भी मस्तक ही हो गया होगा। फिर गेंद इनसे अलग हो गई। समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? कैसे लगाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इनमें से कौन सा शब्द? अली। बच्चों अली, मैंने दो अली पढ़ाए थे आपको, एक अली ये पढ़ाया था, एक अली ये पढ़ाया था। याद आया कुछ? हालांकि इस अली को दूसरा नाम आली भी बोलते हैं बच्चे लोग कुछ, है ना, पर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बताता हूं। उसने अली एक साउंड है, इसका छोटी और बड़ी मात्रा का वो मतलब ही नहीं पूछना चाह रहा। अली एक साउंड है, एक आवाज है, अली, बस लिखा कैसा है मत सुनो। तो उस साउंड के हिसाब से गलत करवा रहा है ये, क्योंकि उसने तीन उत्तर एक जैसे ही लिखे हैं। तो अली का मतलब क्या होता है? एक भौरा होता था, एक सखी होता था। तो अली भौरा और सखी और सहेली, सखी तो सहेली को कहते हैं, तो ये सब एक जैसे हैं। लेकिन गले का आभूषण अली नहीं होता। कितने परसेंट ने दिया? मात्र 47% ने। आप कहोगे जी सखी ये भ्रमर नहीं होता, भ्रमर छोटी अली होता है, मान लिया, लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। वो अली से मैच तो कर रहा है भ्रमर, ये बताओ। तो फिर हम सिर्फ साउंड पे जाएंगे, हमें नजदीक पे जाना है। फिर समझ में आई बात? फिर हमें नजदीक अर्थ पे जाना होगा। ये हमें इस तरह से सोचना है, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कुछ सवालों में। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बच्चों एकदम नया सवाल है ये आपके लिए, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। परंपरा से चली आ रही कोई बात, जैसे कहें कि यार यहां पर एक उस झाड़ियों के पीछे एक मंदिर होगा, मंदिर है, और वो कुछ जमीन खोदने पे मिलेगा। आप कहो कि यार तूने देखा कभी? नहीं। ये अनुश्रुति है, ये अनुश्रुति है, मतलब अनुचर जो
जैसे अनुचर आप समझते हो ना, जो बाद में वो उसको देता चला जाता है। श्रुति मतलब सुनना। तो कोई बात परंपरा से चली आ रही हो, सुनते हुए आ रहे हैं, कहते नहीं है यार ये तुझे कैसे पता, भाई सुनी मैंने कहीं से। वो उससे पूछोगे वो कहेगा भाई मैंने भी सुनी कहीं से। ठीक है, तो सर हाथ जोड़कर विनती है आपसे, इसकी पीडीएफ कहां और कैसे मिलेगी बता दीजिएगा अगली क्लास। बहुत बहुत आभार। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए ही तो मैं डलवा दूंगा रोजगार विद अंकित ऐप पर, जागरण सीरीज के नाम से फ्री पीडीएफ एक फोल्डर है, वहां डलवा दूंगा। ठीक है, तो भाई परंपरा से चली आ रही बात के लिए हम क्या बोलेंगे, अनुश्रुति। आपके फिर लोकोक्ति क्या है, यह कहावत होती है कि परंपरा से कही गई, जो कोई लोगों द्वारा कही गई कोई बात और जो फेमस हो चुकी हो, है ना। एक अनार 100 बीमार, यह कहावत है और ये लोग बहुत दिनों से चली आ रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस पर कहावत है, बहुत दिनों से चली आ रही है। तो कहावत तो फेमस लाइनें मिलेंगी, लेकिन अनुश्रुति परंपरा से चली आ रही कोई बात, मैंने उससे सुनी जी, उसने मुझसे सुनी, उसने किसी और से सुनी, तो उसको कहते हैं अनुश्रुति। ये कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये तो इसका मतलब पूछा है। प्रतिश्रुति क्या होता है, तो कोई एक पत्र जिसमें प्रतिज्ञा ली गई हो, पत्र में प्रतिज्ञा, पत्र में कोई प्रतिज्ञा की गई हो, पत्र में प्रतिज्ञा, उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं बच्चों क्या, प्रतिश्रुति। समझ में आई। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई कोई उक्ति या बात, और ये उपकारी, और ये क्या पूछ रहा है, परंपरा से चली आ रही कोई बात। ये उत्तर तो सी हो जाएगा। उपकारी बिल्कुल अलग है, उपकार करने वाला उपकारी। नया सवाल था, मान लिया गलत होता है तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर भी अगर गलत के भी तरीके हैं, लोकोक्ति ये नहीं है। ये प्रतिश्रुति और अनुश्रुति में आप गलत कर सकते थे, पर अनु का अगर मतलब समझते तो कोई चली आ रही है कोई बात। अश्रुति माने सुनना, श्रुति मतलब बात, तो इसको भी अगर दिमाग लगाते तो सही हो सकता था। मैं ये कह रहा हूं अगर गलत भी करो तो दिमाग लगा करके करो, फिर दुख नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए हमें। करण और कर्ण, इनका अर्थ बताओ। करण और कर्ण, इनका अर्थ क्या होगा बच्चों बताओ। बारिश और कान, देखो कर्ण, ये वाला कर्ण जो है ना, ये कान है, ये हमें पता है, इसको हम कर्ण भी कहते हैं, कान के पर्यायवाची में पढ़ा होगा। अब ये वाला कान यहां भी है और यहां भी है, और जगह तो है ही नहीं, तो ये दोनों में कान है। अब ये वाला कर्ण क्या है, क्या ये कर्ण बारिश है या ये काम है? अब आप बताओ, ऐसे लगाए करो उत्तर। पहले हमने इसको देखा, हमने फाइनल किया उत्तर इन दोनों में से होगा। अब हमने देखा ये करण, बारिश तो कभी करण को नहीं बोला जा सकता। करण कोई करने की चीज, इसलिए वो काम से रिलेट कर सकती है। हमने अगर इसको सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तब भी हम इस पे नजदीक उत्तर लगा देंगे और हमारा सही हो जाएगा। और मैं वही सिखा रहा हूं आपको, कोशिश यही कर रहा हूं कि आपने अगर ये याद भी नहीं है ना, तब भी आप नजदीक उत्तर पे लगा दोगे। ठीक है, और वही सीखना है हमें। नेक्स्ट, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। आप बताओ इनमें से कौन सा वाक्य। मैंने एक वाक्य का एक चैप्टर कराया आपको, अगर आपका आज ये गलत हो जाए प्लीज उसको देख लेना, बहुत मजा आएगा देखने में। जीत सीरीज में कराया हुआ है, एक बार भी कभी गलत नहीं कर सकते आप, मेरी गारंटी है। कभी आगे ऐसा सवाल आएगा तो आप अगर आज इसको गलत कर जाओ तो वादा करो कि मैं उस चैप्टर को देखूंगा। ठीक है, फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, फिर भी नहीं देखोगे तो आपकी गलती होगी। तो देखो वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। बताओ विधिवाचक है, मिश्रित है, संयुक्त है, सरल है? बताओ कितने लोग उत्तर करेंगे इसका। मैंने आपको बताया था मिश्रा जी की, मिश्रा जी की एक याद होगा। अगर मैंने चैप्टर जिसने पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये बात, ये ट्रिक बताई थी, मिश्रा जी की बाद में जोड़ा था, पहले मिश्रा जी याद कराया था। तो जय वर्ड जो आ जाए, जैसे यह वही व्यक्ति है जो मैंने कल देखा था, ये उसकी भैंस है जिसके घर पे तुमने कोई बात कही थी। इस तरह के वर्ड जो आएंगे ना, वो जय वर्ड आ गया तो जय वर्ड मिश्रा जी यानी मिश्रित वाक्य होगा। और एक मैंने लगा दिया था बाद में मिश्रा जी की। तो ये जो की से जितने भी वर्ड बनेंगे, ये जितने भी वर्ड बनेंगे वो सब मिश्रित ही होंगे,
मिश्र जयवर्ड से और की से। तो ये की सही है, रमेश ने बताया की, इससे हम इसे पहचान लेंगे। 64% ने तो ये बात सुनी थी, पर बाकी युगांडा वाले आज भी जुड़े हैं ना कुछ। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चों ये निपात हम कब पढ़ते हैं आप बताओ? अव्यय के टाइम पढ़ते हैं, और अव्यय में ही एक शब्द पढ़ते हैं हम निपात। और निपात का अर्थ मैंने आपको बताया था, निपात का खुद का कोई अर्थ नहीं है। निपात पहचानना सबसे आसान है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये बस वाक्यों में जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, जोर देने के लिए कि जैसे वह कल चला जाएगा, बात तब भी वही थी, वह कल ही चला जाएगा, जोर दिया ही ने, तो ही निपात हो गया। मैं भी उसके साथ चलूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा, सही था, तब भी वाक्य वही था, लेकिन मैं भी उसके साथ चलूंगा तो जोर दे दिया, मैं भी, जैसे मैं कोई बड़ा महान आदमी हूं, मैं भी, है ना, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, तो क्या ऐसा यहां पे कुछ भी लग रहा है जो जोर देने के लिए कुछ हटा सके हम? वह तो आज जाएगा, वह आज जाएगा, तब भी वही बात थी, वह तो आज जाएगा, जोर दे दिया। ये तो हुए, भी हुए, ही हुए, ये सब निपात होते हैं, इसमें कोई निपात का यूज नहीं हुआ है, यही पूछा था। कितना बढ़िया है ना बच्चों, कितना आसान है ना। नेक्स्ट, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? बहुत सुंदर, इतना आसान वाक्य हमें दोगे गुरुजी, हम बखिया उधेड़ देंगे उसकी। तो देखो, पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, मैना कितनी है बताओ? मैना बैठी हैं, ऐसे होती तो शायद हम सोचते बहुत सारी मैनाएं हैं अगर यहां पे अंग बिंदी होती, लेकिन मैना तो अकेली है, तो वो पेड़ों पर कैसे बैठ सकती है? वो तो एक ही पेड़ पर बैठ सकती है, तो पेड़ों पर तो नहीं बैठ सकती अकेली मैना। पेड़ों पर मैना बैठी है, ये भी बात गलत है। पेड़ों में मैना बैठी है, पेड़ों में थोड़ी मैना बैठती है भाई। ये रहा 94%। यहां तो समझ में आता है कि आसान सा मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22,000 वोट बालको, कैसे करके मानोगे आज? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का प्रयोग करो। वाच्य 3 ही पढ़े थे हमने, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। उससे रोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, भाव आ रहा है, अरे बेचारे से कुछ भी नहीं हो रहा, उसके द्वारा कोई काम किया गया, ये कर्मवाच्य है। और मैंने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, राम ने समाचार पत्र पढ़ा, राम ने रोटी खाई, सिंपल से वाक्य, ये सब कृतवाच्य हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये जो द्वारा है ना, द्वारा हम बच्चों याद होगा अंग्रेजी में भी द्वारा जब बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, इसके लिए बाई राम, ये पैसिव में लगता है। और पैसिव की अंग्रेजी देखो, पैसिव को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं, एक्टिव को कृतवाच्य बोलते हैं। अगर आप अंग्रेजी से समझ सकते हो तो भी सही है। अंग्रेजी वालों सुन लो, ये पैसिव वॉइस है, उसको हमेशा कर्मवाच्य बोलेंगे, एक्टिव वॉइस हमेशा कृतवाच्य, और अंग्रेजी में इतनी ताकत नहीं कि वो भाववाच्य को एक्सप्लेन कर सके, इसलिए हिंदी ने एक और नया निकाला, भाववाच्य, क्योंकि वो कवर ही नहीं कर पा रहा था, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, वो एक्टिव पैसिव में बांट ही नहीं पा रहा था, हमने बांट दिया, ये भाव है ना। हिंदी इसलिए तो महान है। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं, जब काम चल रहा हो तो अपूर्ण होता है। याद होगा काल में पढ़ाया था, काल अगर आपका रटा हुआ नहीं है तो रट लेना, बहुत अच्छे से सिखाया है। जितने भी वाक्य हैं काल के सब बहुत बढ़िया समझाए हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं, काम चल रहा है, इसलिए अपूर्ण है। काम हुआ नहीं, पक्षी उड़ चुके हैं, ये पूर्ण होता। पक्षी उड़ रहे हैं, ये अपूर्ण है, क्योंकि उड़ के अभी पहुंचे नहीं, बेचारे उड़ ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, तो इसलिए अपूर्ण। और अपूर्ण क्या? अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान ही तो है, उड़ रहे हैं, अभी तो उड़ रहे हैं, इस समय ही तो उड़ रहे हैं, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान में आएगा। नेक्स्ट, समझ में आई बात? तो इस वाक्य को अगर आप नहीं कर पाए हो तो फिर आपकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि वाक्य में
सबसे आसान, काल में सबसे आसान ये है, सबसे आसान इसको पहचानना। और ये भी अगर गलत कर दिया, आज पहला ही दिन है इसलिए आसान दिया, कल मुश्किल भी लाऊंगा और वो भी सही करवाऊंगा आपसे। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह का कौन सा निशान है? बताओ अर्धविराम चिन्ह का क्या निशान होता है, ये बताओ। ये क्या है? ये योजक चिन्ह है जो बीच में लगाए थे, माता पिता डैश, माता डैश पिता, ये वो योजक है। ये निदेशक चिन्ह है, निदेशक, लंबी सी लाइन जो आप, निदेशक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, ये वो लाइन है जो अंडर स्कोर भी करते हो ना आप, वो वाली है जो ट्वीट चलाने में यूज करते हो, है ना, अंडर स्कोर, तो निदेशक भी बोल लेते हैं उसको। और ये कौन सी है? विवरण, ये विवरण चिन्ह है, किसी चीज का विवरण देते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना जैसे, जैसे क्या क्या लगाते हैं, अब आगे विवरण देने वाले हैं तो यही तो लगाते हैं जैसे। अब ये कौन सा? ये अर्धविराम है। एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, ये कौन सा है? ये कॉमा है सर। एक होता है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ये कौन सा है बताओ? अपूर्ण विराम, ये दो बिंदी हैं। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये बताओ कौन सा है भाई, कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा बड़ी फेमस है और सबसे आसान है, सबसे पहले इस उदाहरण को पढ़ते हैं अलंकारों में। और अगर ये भी गलत किया फिर अलंकार का आपने, अलंकार का कहा अलंकार, इसका ए भी नहीं पढ़ा आपने, ए भी नहीं पढ़ा। कितना आसान है ना बच्चों। चलो बताओ, इसमें तो भाई कुछ नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, 86% ने सही किया, 14% बाल को सुधर जाओ, बाल को सुधर जाओ, नहीं मैं भी हथियार छोड़ दूंगा पढ़ाने वाले। हथियाना में कौन सी क्रिया है? यार डिमोटिवेट हो जाऊंगा भाई साहब, तरनी तनुजा को नहीं बता पाए आप और आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये शब्द बनते हैं अगर कोई संज्ञा से, विशेषण से कोई जरूर क्रिया बनाई जाए, संज्ञा से, विशेषण से जबरदस्ती कोई क्रिया बनाई जाए या सर्वनाम से भी कोई क्रिया बनाई जाए, उस क्रिया की परिभाषा को क्या बताओ? किस क्रिया की परिभाषा बताओ ये जल्दी से। अगर कोई संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम से क्रिया बनाई जाए, उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु, नाम धातु क्रिया बच्चों, नाम धातु। वाह वाह, 72%। चलो फिर भी बहुत सही है। ये प्राणार्थक क्या होती है? देखो बच्चों, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, तो लात, हाथ ये संज्ञा है, बात से बतियाना ये भी संज्ञा है, बात भी, बात भाववाचक संज्ञा है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नाम धातु तो ये हो गए, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक लिखवाना, जैसे लिखना खुद, किसी और से करवाना काम, तो प्रेरणा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए उसको, प्रेरणा का अंग्रेजी मोटिवेशन। भैया ऐसे नहीं लिखेगा, लिखवाना है तो मोटिवेट करो उसको, सिलेक्शन दिलवाना है तो मोटिवेट करो, दिलवाना वे वर्ड लग जाता है तो प्रेरणा। ठीक है, अब संयुक्त तो जब दो से मिलकर के कोई क्रिया बनती है, तो ये अलग टाइप की क्रियाएं हैं। और ये द्विकर्मक जहां दो कर्म हो, जैसे मां ने फल को काटकर बच्चे को खिलाया, मां ने सेब काटकर बच्चे को खिलाया, तो सेब, मां ने सेब बच्चे को खिलाया, तो किसको खिलाया और क्या खिलाया? किसको और क्या, इन दोनों बातों के जवाब होंगे तो वो समझ लीजिए किसको का भी जवाब है और क्या का भी जवाब है, तो वो दोनों कर्म है। जहां भी हो, किसको और क्या, इन दोनों बातों का जवाब हो अगर वाक्यों में, तो दो कर्म है फिर उसके अंदर, तो उसको ही द्विकर्मक कहते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार बच्चों, भारत भारती तो यार ये सबसे आसान है। साहित्य का प्रश्न मुझे लगता है ये सबसे आसान है। कंफ्यूजन होता है क्या इसमें? क्या इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों? कितने लोगों का सही है? जल्दी से लगाना भाई एक बार उत्तर। इतने अभी लगाया ही नहीं, अच्छा लगवा दिया। पिछले वाले का ये क्या है? इसी का ही। चलो 16,000 वोट भी आ गए, बहुत बढ़िया, 86% ने सही किया है। पर अगर अब भी आपको कंफ्यूजन है तो देखो भाई, हम देश की बात कब करते हैं? ज्यादातर लोग देश की बात पी पा के करते हैं, पीने के बाद,
उन्हें देश की याद आती है। करते हैं ना ऐसे ही बहुत, पीने के बाद देश है यार, अपना देश है भाई साहब। तो मैं भी थैली, मैं जब थैली पी लेता हूं तो भारत भारती की बात करता हूं, भारत भारती की। मैं थैली, तो जब मैंने थैली, तो आप ही समझ लीजिए थैली का मतलब समझ गए आप, थैली में आती थी पहले, तो थैली पी के भारत भारती की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। चलो याद रहेगा मैथिली शरण गुप्त, मैं थैली से जोड़ दो मैथिली को। चलो रेहन, रेहन पर रग्गू किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रग्गू, तो रग्गू तो लोगों का नाम होता है, रग्गू तो लोगों का नाम होता है। कितने को याद है? अच्छा बहुतों को याद है यार, मैं तो ऐसे ही समझ रहा तुम्हें। रेहन पर रग्गू, रेहन पर रग्गू, रेहन पर रग्गू, बताओ रेहन पर रग्गू ये किसका एक उपन्यास? ये उपन्यास है बच्चों, पहले तो पता होना चाहिए ये उपन्यास है। रेहन पर रग्गू, तो भाई रहम कर रघु, रघु कहते हैं भगवान को, रहन पर रहन, रहन को रहम कर दे रघु, रघुवर कहते हैं ना भगवान के लिए, तो रहम कर रघु। तो भैया ये कौन सी जगह है ऐसी जहां पर सबसे प्रसिद्ध भगवान के लिए है ना, सबसे बड़े भगवान, सबसे ज्यादा यूपी में बताओ कौन सी ऐसी? सर काशी है, काशी है, काशी, काशी। तो काशीनाथ सिंह, तो रहम कर रघु, काशी में जाकर के लोग रहम की भीख मांगते हैं। चलो रहम कर रघु याद हो जाएगा आपको, है ना, याद हो जाएगा ना अब मत भूलना इसको। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से बताओ? अनुभव रस, वियोग रस, संयोग रस, वियोग रस, संयोग रस, विभाव रस। जल्दी बता दो बच्चों, ये सबसे आसान प्रश्न है रस का। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछता तो वो और भी आसान होता कि रतीश का स्थायी भाव होता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि ये इसके 2 पार्ट मैंने जोड़े थे आपको, एक संयोग रस, एक वियोग रस। संयोग रस, वियोग रस याद है क्या? संयोग जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है, संयोग, संयोग से मिले हम लोग, संयोग से बिछड़े नहीं कहेंगे, संयोग से मिले हम लोग, ये मिलन है। और वियोग बिछड़न है, दोनों की बिछड़न की। अब आपको उदाहरण आ रहा है, मान लो, उससे इतना तो आप पहचान लोगे उदाहरण से कि यहां प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ रहे हैं तो वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस, और दोनों मिल रहे हैं तो संयोग श्रृंगार रस। इतना करना है बस। नेक्स्ट, सोरठा के विषम चरणों का, सोरठा में बताओ विषम चरणों का प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा में बताओ प्रथम और तृतीय चरण में दोहे का उल्टा होता है। क्या आपको दोहा याद है? क्या आपको दोहा याद है? दोहे में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा बिल्कुल इसका उल्टा है। सोरठा में बता दो बच्चों, पहले व तीसरे में, जो इसके दूसरे चौथे में वो इसके पहले तीसरे में हो जाती हैं 11-11, दूसरे व चौथे में 13-13 मात्रा। सोरठा इसका उल्टा है। बताओ अब सोरठा के विषम चरण, विषम चरण पहले और तीसरे कहते हैं, विषम संख्या यही तो हुई, तो पहले और तीसरे, इसमें कितनी मात्रा? 11-11। उत्तर कहां हो गया? उत्तर ये रहा। कितना आसान है यार, गलत करोगे तो भाई भुगतोगे। अब दोहा सोरठा में गलती मत करना बच्चों, इससे आसान नहीं मिलेगा प्रश्न। चलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया? ज्ञानपीठ से आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। आजकल जितने भी ज्ञानपीठ मिले हैं, 12-13 ही मिले होंगे अब तक, तो उन सारे ज्ञानपीठों को याद करके जाना बच्चों। किसको किस वर्ष मिला, ये सब राम सर ने पढ़ाया होगा आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ही ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी से भी बड़ा। ठीक है, तो भाई साहित्य, अब ये देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार, अकादमी है वो तो खैर, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं में दिया। अरे संविधान में ही 22 भाषाएं हैं, इसलिए और उन सारी भाषाओं में देना पड़ेगा, नहीं तो पक्षपात सुना जाएगा।
तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 86% ने सही किया है, वरना भाई आप 8वीं अनुसूची 22 भाषा, पहले 14, फिर 15, फिर 18, फिर 22 हुई। ये भी पढ़ाया मैंने आपको अन्य भारतीय भाषाओं में। फिर भी ऐसे 23 कर रहा, कोई कुछ कर रहा, अरे कैसे करोगे आप, यूं तो बताओ। ठीक है, 22 भाषाओं में, 23वीं कोई अभी जल्दी में जोड़ दिया क्या, 23 कर रहे कोई कुछ, अरे भैया 22 ही है यार। निहार का रचनाकार कौन है? निहार, निहार का इनमें बताओ। निहार के जयशंकर प्रसाद हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, निराला हैं, या महादेवी वर्मा हैं? बच्चों जैसे अगर हम देखते हैं निहार, निहार, तो बताओ बताओ बच्चों, निहार में क्या होगा? तो जैसे कोई किसको निहारता है, निहारता है, जैसे हम देवी देवताओं को निहार रहे होते हैं, देवी देवताओं को हम निहारते हैं, हे भगवान, हे भगवान मेरी सुन लो, और हम उनकी और देख के कुछ लोग तो आंसू तक बहा देते हैं, तो वही देवी है यहां पर। तो निहार से याद रहेगा देवी देवता, और महादेवी वर्मा याद आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा अब मत भूलना। तीन क्वेश्चन अब मैं गद्यांश से, मैं चाहता हूं एक एक बच्चे का सही उत्तर हो, ताकि मैं अब लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे कि 37 में से कितना हुआ, तो भाई आपको जरूर बताना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ना। छोटा है पर टेढ़ा है, छोटा है पर मुश्किल है। यह गद्यांश ऐसा ही एग्जाम में आता है। कितने लोग तैयार है गद्यांश को सही करने के लिए? पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं सिखाता हूं। जिंदगी के असली मजे, देखो कितना मजेदार सवाल है यार। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खिलते और सोते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है, ध्यान रखना स्टोरी। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खिलते, यानी जिनको सारी सुख सुविधाएं मिल गए हो यार, उनके लिए थोड़ी असली मजे, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है, फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है, तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। जिनको सोचो ना, जो ऐसो आराम में हैं, उनको क्या पता उसके मजे कि वो सोचते लाइफ ऐसी ही होती होगी। जो रेगिस्तान से आया धूप में चल के, अब उसको फूलों की छांव मिल जाए तो मजा तो उसको आएगा। जो रोज फूलों की छांव में लेट रहा उसको क्या मजे? ये कहना चाह रहा है लेखक। जिनका कंठ सूखा हुआ है उनके लिए फूलों की छांव के मजे। जिनका कंठ सूखा हुआ हो, जो रेगिस्तान से आ रहे हो, होठ फटे हुए हो और सारा बदन पसीने से तरबतर हो, तब है फूलों की छांव के मजे। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। पानी का मजा किसको आएगा? पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। कौन जानता है? जो धूप में सूख चुका है, उसको पानी मिल जाए तो अमृत लगेगा, है ना? नहीं, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है, उसको पानी के क्या मजे? उसे तो रोज पानी मिल रहा है टाइम से, उसको क्या पता पानी की कीमत। ऐसे पढ़ते हैं कभी भी गद्यांश। समझ में आई? मतलब दिमाग चारों ओर को चला लिया अब हमने। अब देखना, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किन के लिए हैं। अब पढ़ते हैं। जो शहर में रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी के मजे शहर वालों को क्यों मिलेंगे? जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो मना कर रहा है, जिंदगी के असली मजे उन्हें कहां पता होती है। जो आराम से रहते हैं उनको भी कहां पता है जिंदगी के असली मजे। जो परिश्रम करते हैं जिंदगी के, अब देखो ये बात कहीं नहीं लिखी पूरे गद्यांश में, फिर भी इसका सार वही है। ये गद्यांश सार पे है। कई गद्यांश तो होते हैं प्रश्न उत्तर छांट लो, ऐसे नहीं। अब आप थोड़े बालिग हो, थोड़ा दिमाग चलाओ यार। ऐसे इन उत्तरों को तो लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मैं 37 करूं। अब जिंदगी का असली मुझे वही कह रहा है, वही गद्यांश है। अब अगला सवाल, उसमें उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य से क्या अभिप्राय है? जो धूप में खूब सूख चुका है, इसका क्या मतलब है? बीमार हो जाना, रेगिस्तान में रहना,
धूप में खूब सूख चुका है। कहां आया ये? और भी पढ़ना तो एक बार और पढ़ लो। धूप में सूख चुका है। देखो पानी में जो अमृत वाला था, तो पूरी लाइन पढ़नी है, ये नहीं कि यहीं से पढ़ना शुरू कर दो जो धूप में सूख चुका है, नहीं, यहां से पूरी लाइन इससे जोड़ेंगे हम। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। यानी ऐसा लग रहा है जो अनुभव है, जिसने जिंदगी के जो है मेहनत करी है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। देखो बीमार होना नहीं, रेगिस्तान में रहना नहीं, धूप सेकना, कड़ा परिश्रम बालको। मजा आ गया ये देखकर कि 88% ने सही किया है। मजा आया ये देखकर। और लास्ट क्वेश्चन, और फिर जयराम जी की बताना अपने उत्तर। उपरोक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? ये सवाल बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं, ऐसे सवालों को। उपरोक्त गद्यांश, बताओ गद्यांश कैसा लगा जो आपके लिए छांट के लाया हूं। 3 प्रश्न थे पर तीनों ने हवा निकाल देंगे अगर आपने इसका सार नहीं समझा तो। उपरोक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? भाग्य की बात, जीवन को, श्रम को, प्रकृति को। बताओ, तीनों का सार वही है भाई साहब। सारा मेहनती के लिए छोड़ दिया इसने। बताओ, सारी बात तो इसमें देखो, कड़ा परिश्रम, इसमें देखो जो परिश्रम करते हैं, तो सारी बात तो इसने, सारा सार श्रम के लिए आया है, परिश्रम के लिए आया है। उपरोक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को दर्शाया है? अर्थात जो मेहनती हैं, जो श्रम करते हैं, उनके लिए यह असली मजे, बाकी किसी और के लिए नहीं, ये दर्शाया है पूरे उसमें। तो ये प्रकृति, जीवन, भाग्य, अरे नहीं, बकवास है। अब आप बताओ कितने बालको, स्कोर बताओ, स्कोर। और देखना कौन से चैप्टर, आप बच्चों आज के चैप्टर से क्या सीखा, एक तो स्कोर बताना है, आज से क्या सीखा ये बताना है, और दूसरा ये देखना है कि कौन से प्रश्न गलत हुए, तभी कुछ सीख पाओगे। कौन से प्रश्न गलत हुए, उन चैप्टर्स को पहचानना, उन चैप्टर्स को जीत सीरीज से पढ़ लेना, एक बार दोहरा लेना, रिवीजन कर लेना, आगे कभी उन चैप्टर से गलती ना हो, ये कोशिश करना। मैं 10 सेट तक ये चाहता हूं कि आज अगर आपका स्कोर 25 आया है, 26 आया है, 27 आया, मैटर नहीं करता, पर अगले 10 सेटों में, दूसरे सेट में आज 25 है तो दूसरे में 27 हो, उससे अगले में 30 हो, उससे अगले में 31 हो, फिर 32 हो, ऐसे बढ़ो और 10 सेट तक ये भरोसा आ जाए कि मैं 35, 36, 37 ही कर रहा हूं। और आप देखना ये भरोसा आपका वहां सिलेक्शन करवा देगा। यही हमें करना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर दिख रहे हैं, पर वो बच्चे कैसे लिखेंगे जिनके कमाए हैं, वो क्यों लिखेंगे, और मुझे उन पे भी फोकस करना है। मेरा उद्देश्य उनको भी सिखाना है। कोई बात नहीं, आज आपके 20 भी आते हैं चलेगा, लेकिन ईमानदारी से बताना कि आपने क्या तरक्की की है अगले सेटों में, ये आपको देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। हैं क्या हुआ, होमवर्क चाहिए? होमवर्क रहने दो, चलो ले लो, होमवर्क ले लो। ठीक है भैया, होमवर्क ले लो। खैर कोई बात नहीं, हम मिलते हैं फिर से, कल मुलाकात होगी। खैर होमवर्क की है 37 के 37 प्रश्न, कल मिलते हैं। आज के सेट कैसा लगा जरूर बताना। नमस्ते, धन्यवाद।